हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है क्रिया के भेद। तो हम लोग क्रिया के भेद के संदर्भ में आज देखेंगे। लास्ट डे हम लोगों ने क्रिया के भेद के बारे में देखा था, जिसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम क्रिया के जो अन्य भेद हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मोस्टली पूछता है कि यह क्रिया का कौन सा स्वरूप इसमें मिल रहा है, या किसी सेंटेंस में क्रिया के स्वरूप को पहचानना होता है। तो वहाँ पर आपको कभी कभी थोड़ी सी असुविधाएं होती हैं, क्योंकि इनके कई सारी क्रियाएं हैं। सकर्मक और अकर्मक क्लासिफिकेशन के अतिरिक्त भी इनका कुछ क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहले हम जान लें कि कुल टोटल 5-6 प्रकार के हमारे कुल 6 प्रकार के क्लासिफिकेशन हैं क्रिया को लेकर के। ठीक है, कि क्रिया के ये अन्य भेद आपको मिलेंगे। तो जिसमें से आप देख लीजिए पहले भेद कौन कौन से आपके हैं, वो आपके लिए बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ लेगा कि क्रियार्थक क्रिया कौन सी है, ठीक है, या निम्न में से ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें पूछेगा कौन सी क्रिया है ये। ठीक है, कोई नाम करके पूछ सकता है, या पूछ सकता है आपको कि निम्न में से संयुक्त क्रिया कौन सी है। मतलब एग्जांपल्स दिए रहेंगे, कई सारी क्रियाएं लिखी होंगी, उसमें से कोई एक संयुक्त क्रिया भी लिखी होगी। तो क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकते हैं। या आपसे पूछ लेगा कि क्रियार्थक संज्ञा कौन सी है, यानी कौन सी संज्ञा क्रिया के रूप में कार्य करती। क्रियार्थक संज्ञा मतलब यानी संज्ञा क्रिया के रूप में कार्य कर रही हो। ठीक है, तो सेंटेंस दे देगा, वाक्य दे देगा, और वाक्य में पूछेगा कि निम्न में से कौन सी क्रिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी महत्वपूर्ण होती है, इस नाते बारीकी से हर चीज को ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले है आपको कि एक सहायक क्रिया, ठीक है, दूसरी है पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा है नामबोधक क्रिया, और चौथा है द्विकर्मक क्रिया, पांचवा आपका संयुक्त क्रिया है, और छठा आपको क्रियार्थक क्रिया है। ये 6 प्रकार की आपकी क्रियाएं जो भेद इसके बताए गए हैं, वो आपके इधर से इस रूप में 6 प्रकार के भेद हैं। आपको इन 6 भेदों से क्वेश्चंस पूछता है। ये नहीं पूछेगा मोस्टली कि क्रिया कितने प्रकार की होती है। अगर पूछता है तो भी आप बता देंगे 6 प्रकार की। वैसे देखा जाए कर्मक सकर्मक तो पूछता है एग्जाम में। क्वेश्चन इससे क्रिया कितने प्रकार की होगी ये नहीं पूछता है। मोस्टली संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में पूछता है कि कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा है। क्रिया के संदर्भ में मोस्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, और अगर आएगा भी तो आप इसको कर सकते हैं कि कितने भेद हैं। तो अकर्मक और सकर्मक के भेद हैं, और दूसरे इसके जो है ये 6 प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ये इनके भेद हैं। तो इनका जो ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें है, उसमें आपको इन की क्रियाएं पहचाननी होंगी। यानी संयुक्त क्रिया कौन सी है, द्विकर्मक क्रिया कौन सी है, नाम धातु क्रिया कौन सी है, नामबोधक या नाम धातु क्रिया किसे कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, और क्रियार्थक क्रिया कौन सी है, क्रियार्थक संज्ञा कौन सी आपकी बनेगी। आप क्रियार्थक संज्ञा तो आपने इसको समझ लिया होगा। और इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर देखिए क्रियार्थक क्रिया लिखा हुआ है, जबकि यहाँ होना चाहिए क्रियार्थक संज्ञा बेटा। ठीक है, तो जब संज्ञा क्रिया के रूप में कार्य करे, इसका अर्थ ये हुआ क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, यानी कि क्रिया के रूप में संज्ञा का प्रयोग होना, वो क्या होगा, क्रियार्थक संज्ञा आपको कहलाएगी। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं एक एक को डिटेल करते हैं बच्चों। जैसे सहायक क्रिया किसे कहते हैं। सहायक, जैसा कि परिभाषा लिखा है, एक बार मैं चर्चा कर दे रहा हूं इस पे, जो मैटर लिखे हुए हैं इसको आप थोड़ा समझ लीजिए, फिर आपको समझने में थोड़ी और आसानी होगी। मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायक क्रिया सहायता करती है। सहायक क्रिया, तो जैसे अगर आप देखेंगे, यानी कि कोई मुख्य क्रिया होगी और उसकी हेल्प कर रही होगी तो वह सहायक क्रिया कहलाएगी। भाई स्वाभाविक सी है, एक मेन क्रिया होगी और दूसरी उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी हेल्पिंग वर्ब उसे कहेंगे, यानी सहायक क्रिया उसे कहेंगे। तो क्या होगा, जैसे मैं घर जाता हूं, तो यहां पर क्या है, जाना, जाना हो गया क्रिया, हूं जो है ये आपकी क्या हो गई, सहायक क्रिया हो गई। मैं घर जाता हूं, मैं क्या हो गया आपका, संज्ञा हो गया। संज्ञा के रूप में आप इसको देखेंगे। जाना क्रिया हो गई, घर कर्म हो गया, और हूं जो शब्द लगा हुआ है ये सहायक क्रिया हो गई आपकी। ठीक है, इसी तरह से वे हंस रहे हैं, तो उसमें हंसना क्या होगा, क्रिया हो जाएगी। वे हो गए यानी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है हंस रहा है वहां पर। ठीक है, वे हंस रहे हैं, कुछ व्यक्ति होंगे या कुछ व्यक्ति हैं, वे हैं, तो यानी कि बहुवचन के सेंस में है। वे हंस रहे हैं,
तो हंसना क्रिया हो गई, रहे हैं जो है वो सहायक क्रिया हो गई, जो क्रिया को ही सपोर्ट कर रही है। तो सहायक क्रिया क्या करती है? क्रिया को सपोर्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, तो क्रिया को सपोर्ट करने का कार्य इसमें क्या कर रहा है? वे हंस रहे हैं, हंसना क्रिया हो गई। ठीक है, जैसे वह हंसा। ठीक है, तो अगर ये शब्द होता या वे हंसे, ठीक, वे हंसे तब भी सेंटेंस आपका कंप्लीट हो जाता, लेकिन वहां पे वे हंस रहे हैं, तो रहे हैं जो है वो सहायक क्रिया हो जाएगी। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, और यहां पर हूं ये ऐसी सहायक क्रिया, यानी कि क्रिया की जो हेल्प करे वो सहायक क्रिया होती है। ठीक है, तो वह क्रिया जो क्रिया की हेल्प करे सहायक क्रिया कहलाएगी। यहां पर दिया है मुख्य क्रिया के साथ। देखिए मुख्य क्रिया मतलब क्या हो गया? यहां पर शब्द देखिएगा, एक एक शब्द को ध्यान से बारीकी समझिएगा और फिर कॉन्सेप्ट पढ़ते बहुत बार हैं आप, लेकिन आप उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, तो यह सुविधाएं होती हैं क्वेश्चन के सेंटेंस को पढ़ने पे। तो मुख्य क्रिया के साथ, यानी मुख्य क्रिया यानी कि कोई मुख्य क्रिया होगी, यानी मुख्य क्रिया है ना आपका जाता, जाना उसकी मुख्य क्रिया है, हंसना मुख्य क्रिया है। यहाँ पर क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर, कौन सी क्रिया के साथ यूज में आई, प्रयोग होकर के अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। क्रिया के साथ प्रयोग करके अर्थ को समझने में क्या कर रहा है? अर्थ को स्पष्ट करने में सहायता करती है। तो अर्थ को स्पष्ट कर रहा है, वरना जाने वे हंस अगर कर देते तो अर्थ को कंप्लीट नहीं हो रहा था, और रहे हैं तो अर्थ पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है ना, अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। ठीक, ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। अब जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां देखेंगे। यहाँ थोड़ा एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझ लेते हैं पहले कॉन्सेप्ट को। दूसरा है पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया मतलब क्या होता है, जरा व्यवहारिक समझ। पूर्व काल में हुई हो जो क्रिया वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो इसमें होता क्या है, इसमें दो क्रियाएं होती हैं। इस तरह के वाक्यों में पहचाने पूर्वकालिक क्रिया जब भी कहीं किसी सेंटेंस में अगर पूछेगा तो इसका मतलब उसमें दो क्रियाएं होंगी। एक क्रिया होगी फिर इसके बाद दूसरी क्रिया होगी। ठीक है, पहली क्रिया होगी फिर इसके बाद दूसरी क्रिया होगी। तो जो पहली वाली क्रिया होगी वह पूर्वकालिक क्रिया होगी, यानी पहले जो की गई क्रिया है वह पूर्वकालिक। जैसे कोई खाना खा करके नहाया या नहा करके खाना खाया, तो नहा करके खाना खाया तो नहाना पहली क्रिया हो जाए, यानी ये पहले पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। फिर उसके बाद में दूसरा काम यानी खाने का किया गया तो ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर कहता वह खा करके नहाया तो खाना पहले क्रिया हो जाती है, यानी पहले खाना पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी फिर नहाना होता। आइए एग्जाम्पल देखते हैं और इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को प्रारंभ करता है तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। कौन सी क्रिया को? पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। मैंने यही आपको समझाया। जैसे राम भोजन करके सो गया, तो राम भोजन करके, तो भोजन करना क्या हो गया? भोजन करना पहली क्रिया हो गई। उसके बाद में सोया, तो पहले कौन सा काम किया? भोजन करने का काम किया, तो भोजन क्या हो गई? इसकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, सोना उसके बाद की क्रिया। तो पूछेगा कि निम्न में से, सेंटेंस दे देगा और पूछेगा कि निम्न में से कौन सी पूर्वकालिक क्रिया है, तो बताना होगा आपको पहले वाली क्रिया यानी भोजन होगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे क्वेश्चन दे रहा है कि मोहन पढ़ करके सो गया। ठीक है, तो पहले कौन सा काम किया भाई? पढ़ने का काम किया, फिर इसके बाद सोने का काम किया उसने। तो कौन सा काम पहले हुआ? पहले पढ़ने का काम हुआ, तो पहले पूर्वकालिक क्रिया इसमें कौन सी होगी? पढ़ना हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से सीता खेल करके आ गई, तो क्या कौन सा काम पहले हुआ? खेलने का काम हुआ, उसके बाद उसके आने का काम हुआ। तो जो पहले काम हुआ खेलने का हुआ, तो खेल करके वो आ गई, तो खेलने वाला जो क्रिया पहले की क्रिया है, इस नाते उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं नाम बोधक क्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? नाम बोधक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के रूप में विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से, ठीक है, संज्ञा और विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से नाम बोधक क्रिया बनती है। ठीक है, किसके साथ? संज्ञा या विशेषण के साथ जब क्रिया जुड़े, यानी कि केवल संज्ञा या विशेषण में से कोई एक हो, ठीक है, उसके साथ क्रिया लग गई हो, तो वह कौन सी क्रिया हो जाएगी? नाम बोधक क्रिया। क्योंकि संज्ञा क्या होता है? संज्ञा को क्या बताया गया? आप लोगों ने पढ़ा है, जो नाम है वो संज्ञा है और जो सभी का नाम है वो सर्वनाम है। ठीक है, तो संज्ञा मतलब नाम, जो भी नाम है किसका? व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का जो नाम है वो सब क्या है? संज्ञाएं हैं। तो यहां पर क्या होगा? जब ये चाहे वो विशेषण हो चाहे वो संज्ञा हो, उसके साथ अगर क्रिया लगी हुई है तो वह कौन सी क्रिया होगी? नाम बोधक क्रिया होगी। ठीक है, जैसे आप देखिए लाठी क्या हो गई? संज्ञा,
मारना क्या हो गई? क्रिया, तो लाठी मारना। तो पूछे इसमें से निम्न में से नाम धातु क्रिया कौन सी है, नाम बोधक क्रिया कौन सी है? ठीक है, तो आप क्या बताएंगे इसमें से? नाम बोधक क्रिया के रूप में आप देखेंगे, नाम बोधक क्रिया आपका है ना, नाम बोधक, नाम क्या है? लाठी है। ठीक है, नाम बोधक क्रिया है। मारना अगर आप देखेंगे तो मारने के सेंस में, तो इसमें जरा देखेंगे तो लाठी हो गई आपकी क्या? संज्ञा हो गई, और मारना आपकी क्रिया हो गई। तो जरा इसमें अगर पूछा जाए कि नाम बोधक क्रिया क्या है, तो बेटा जरा समझिएगा, लाठी और प्लस मारना बराबर क्या होगा? लाठी मारना। लाठी मारना ये पूरा शब्द जो है ये नाम बोधक क्रिया है। अब बनी है नाम बोधक क्रिया, ऐसे नहीं, ये तो अपना संज्ञा हो गई और ये हो गया आपका क्रिया, मारना क्रिया हो गई, तो लाठी मारना, ठीक, नाम बोधक क्रिया हुई कि मारो एक लाठी। ठीक, इस तरह से। उसी तरह से रक्त खौलना, तो रक्त क्या हो गया भाई? संज्ञा है, और उसके बाद में खौलना, जैसे युवाओं का रक्त हमेशा खौलता रहता है, जरा कोई अगेंस्ट बोल देता है वो तुरंत खून खौल जाता है ना। वैसे भी नॉर्मली अगर साइंस के व्यू से भी देखें तो खून हमेशा खौलता रहता है ना। अभी चुनावी दौर चल रहा है, इसमें देखते रहे होंगे कि सब रक्त में बिल्कुल संचार है, युवा लोगों के खून बिल्कुल बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। और हालांकि सभी के शरीरों में, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बच्चा हो, सबके रगों में खून खौलता ही रहता है। किसी के रग में खून ठंडा नहीं है। अगर खून ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, वह व्यक्ति नहीं रहेगा। चलिए, तो खून, रक्त खौलना, तो इसका क्या हो जाएगा भाई? रक्त अलग हो गया, यानी संज्ञा हो गई, और खौलना क्रिया हो गई, तो रक्त खौलना इसका हो जाएगा, रक्त खौलना। रक्त खौलना क्या हो गया बेटा? यह रक्त खौलना पूरा जो शब्द हो गया, ये क्या हो गया आपका? नाम बोधक क्रिया। ये नाम बोधक क्रिया आपकी बनी। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं हम लोग, जैसे लिखा है दुखी, दुखी होना। होना क्या मतलब? किसी चीज का होना यानी क्रिया, तो बराबर ये क्या हो जाएगा? दुखी होना। पूरा सेंटेंस एक ही साथ हो जाएगा, दुखी, दुखी होना। दुखी होना क्या हो? नाम बोधक क्रिया के रूप में आपका आएगा। यहां पर दुखी जो शब्द है ये क्या है भाई? संज्ञा तो हो नहीं सकता। ये क्या है? ये एक फीलिंग है, ठीक है, भाव नहीं है, सॉरी भाव नहीं कहेंगे, इसको विशेषण करेंगे। दुख, दुख, सुख, ये क्या होता है? विशेषण के तौर पे आप लेंगे तो ये विशेषण है, दुखी विशेषण है। ठीक है, एक विशेषता है कि कोई व्यक्ति दुखी है। अब आप देखिए, विशेषण भी ऐसा नहीं होता है कि केवल अच्छा ही होता है। विशेषण किसी चीज की जो विशेषता बताए, चाहे नेगेटिव विशेषता बताए, चाहे पॉजिटिव विशेषता, विशेषता तो सब आदमी के अंदर कुछ ना कुछ होती है। तो जो विशेषता बताए, तो विशेषता सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। तो यहां पर क्या? दुखी होना उस चीज की विशेषता है। ठीक है, किसी भी चीज की, कोई भी दुखी हो तो उसकी विशेषता के सेंस में ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है। खुश हो तो उसकी विशेषता है, दुख भी उसका विशेषता ही होता है। ठीक है, विशेषण में सब आते हैं। वो वीडियो आप लोग विशेषण वाले में देख लीजिएगा, जिनको असुविधा कहीं जरा सी भी है तो दुखी होना का हो जाएगा, यहाँ पर नाम धातु क्रिया हो जाएगी, नाम बोधक क्रिया कहेंगे इसको, नाम धातु क्रिया कह सकते हैं आप इसको। इसके अलावा अगर देखिए तो हमारा शब्द है पीला पड़ना, पीला प्लस पड़ना। पीला क्या हो गया बच्चों? पीला आपका विशेषण हो गया, और पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई। तो पीला पढ़ना, पीला पढ़ना। ठीक है, पीला पढ़ना। कभी कभी क्या होता है, जब आपके सिलेक्शंस वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, तो आपके जो बहुत अच्छे मित्र नहीं होते हैं या थोड़े बहुत होते भी हैं, 3 इडियट आप लोगों ने मूवी देखा होगा ना, तो उसमें एक डायलॉग मारता है, उसमें क्या कहता है कि दोस्त जब फेल हो जाए तो दुख होता है, और दोस्त अगर कहीं टॉप कर जाए तो ज्यादा दुख होता है। ठीक है, तो उस तरह की जो फीलिंग आती है ना, वो फीलिंग आपकी इसी रूप में होती है। तो क्या पीला पड़ना, तो क्या हो जाते हैं लोग? पीले पड़ जाते हैं। आपके सिलेक्शन जब हो जाएंगे, आप आयोग में कोई सीट पा जाएंगे, तो बहुत सारे लोग क्या हो जाएंगे? पीले पड़ जाएंगे। ठीक, तो सेंस आपका यहां पर पीला पड़ना जो हो गया क्या? नाम बोधक क्रिया के रूप में आपका है। क्लियर? आइए देखते हैं द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जिस क्रिया के 2 कर्म हो, जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्या हो? क्रिया के 2 कर्म होंगे। ठीक, क्या है? जैसे अध्यापक ने छात्र को हिंदी पढ़ाई। ठीक है, तो इस सेंटेंस में, ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो क्या किया? देखिए, पढ़ाने का कार्य हुआ है, ठीक है, पढ़ाई का कार्य हुआ, ये तो क्रिया हो गई।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे दी कर्मक क्रिया है, तो दो कर्म कौन कौन से हैं? कह रहा है जिस क्रिया के दो कर्म हो उसे दी कर्मक क्रिया कहते हैं। तो दो कर्म कौन होंगे? कोई अध्यापक सर हैं, अध्यापक हैं, और उन्होंने क्या पढ़ाई कराई, ठीक है, किसकी? छात्रों की। और किस चीज की पढ़ाई? हिंदी की पढ़ाई कराई, ठीक है। तो छात्रों और हिंदी, ये जो दो शब्द आपके हैं, ये क्या है? आपको छात्रों की ये दो कर्म आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये दो कर्म है, कौन सा? एक तो छात्र है और दूसरा हिंदी विषय का पढ़ाई करना है। और पढ़ाई तो भाई क्रिया हो ही गई, अध्यापक आपके कर्ता हो ही गए। तो अध्यापक जी द्वारा दो कार्य किए गए, पढ़ाई कराने का कार्य किया गया, एक तो छात्र को किया गया, दूसरी विशेषता क्या रही, दूसरा कर्म क्या किया गया? हिंदी पढ़ाने का कार्य किया गया, ठीक है। उसी तरह से श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, तो श्याम ने मारा, किसको मारा? राम को मारा, तो एक कर्म ये हो गया। और दूसरा क्या है? थप्पड़ से मारा, ठीक, थप्पड़ मारा, तो दो कर्म ये हो गए बेटा। तो यहां पर राम है और थप्पड़ है, ये दोनों क्या है? कर्म है, ठीक है। तो पूछ रहा है दी कर्मक क्रिया कौन सी है, यानी कि यहां मारना दी कर्मक क्रिया हो गई, ठीक है, मार, ठीक है। जैसे श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, मार दिया, तो मार देने का जो कार्य हो रहा है, ठीक है, किसके द्वारा? श्याम के द्वारा हो रहा है, श्याम की क्रिया कर रहे हैं। और क्रिया से पहले अगर दो कर्म आ जाएं, क्रिया से पहले दो कर्म आ जाएं, तो यही क्रिया क्या कहलाएगी? आपकी द्विकर्मक क्रिया कहला जाएगी, ठीक है। इसी तरह से पढ़ाई है, पढ़ाई से पहले अगर दो कर्म आ जाएं तो क्या हो जाएगा? द्विकर्मक हो जाएगा। तो इसमें कर्म आपको ढूंढना है, तो एक हो जाएंगे राम और दूसरा हो जाएगा थप्पड़। हम लोगों का संयुक्त क्रिया है, तो संयुक्त क्रिया का क्या मतलब होता है? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो क्रियाएं होंगी, क्या होंगी? दो क्रियाओं के संयोग से क्रिया बनी होगी, यानी उसमें दो क्रिया। अभी क्या देख रहे थे बच्चों? इसके पहले हम लोगों ने द्विकर्मक देखा, यानी दो कर्म क्रिया से पहले होते थे, द्विकर्मक हो गया। संयुक्त क्रिया यानी कि दो क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया का काम करेंगी, दो क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया का काम करेंगी। जैसे क्या है? वह खाने लगा, ठीक है। अब लगा, अब देखो खाना एक क्रिया हो गई, इतना तो स्पष्ट है। फिर लगा, क्या करना? कुछ तो लगा, तो खाने लगा, यानी दो क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया बना रही हैं, दो क्रियाएं मिलकर के एक क्रिया का निर्माण कर रही हैं, ठीक है। तो लगा आप देखेंगे तो क्या लगा? अब क्या इसके आगे लगा होगा? दौड़ने लगा, भागने लगा, कूदने लगा, नाचने लगा, गाने लगा, और जो जो भी लगा सब लगा, ठीक है। वह खाने लगा, कुछ भी आप कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, तो यहां पर दो क्रियाएं हो गई हैं, ये खाना और लगना, ठीक है। लगा तो वह खाने लगा, तो यहां पर संयुक्त क्रिया पूछेगा तो खाने लगा हो जाएगा, ठीक है। खाने लगा दोनों संयुक्त क्रिया। उसके अलावा क्या है? मुझे पढ़ने दो, तो पढ़ना क्या हुआ? क्रिया और दो, ठीक है, दो, तो दोनों मिल करके क्या हो गए आपको? पढ़ने दो। पढ़ने दो जो है यहाँ पर शब्द क्या है? यह संयुक्त क्रिया है, ठीक है। अगर ये दो हटा दिया जाता तो संयुक्त क्रिया नहीं रह जाती, तो दो क्रियाएं मिल गई यहाँ पर, दो, जिसे कहते हैं कुछ दो, दो लो, दो, समझ रहे हो ना बात को? तो यहाँ पर दो क्रियाएं होंगी, दोनों मिलकर के एक भाव स्पष्ट कर रही हैं, पढ़ने दो, क्लियर। इसके अलावा बच्चों क्या है? वह पेड़ से कूद पड़ा, तो कूदना क्रिया है और पड़ा भी क्रिया है, तो कूद पड़ना, ठीक है। पेड़ से कूद पड़ना, ठीक, पेड़ से कूद पड़ना। अक्सर लोग जब बचपन में रहते हैं तो पेड़ पे चढ़े रहते हैं, और जैसे पेरेंट्स आते हैं या जिसके पेड़ पे चढ़े रहते हैं आते हैं, कूद पड़ते हैं। तो कूद पड़ना जो आपका हो गया, वो क्या है? संयुक्त क्रिया है बच्चों। इसके अलावा जैसे मैंने किताब पढ़ ली, तो पढ़ ली, पढ़ना और ली दो है, तो किताब, ठीक है, किताब पढ़ ली, मैंने किताब पढ़ी, पढ़ने का कार्य हो रहा है, किताब को पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो कर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। आप देखिए, मैंने सब्जेक्ट हो गया, पढ़ना जो हो गया, पढ़ ली, ये क्रिया हो गई, दो क्रिया, पढ़ना भी क्रिया होती, ली, तो दोनों मिलाकर के पढ़ ली, जो आपकी ये क्रिया हो गई, और आपकी किताब क्या हो गई? वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, यानी कर्म। वह खेलती कूदती रहती है, अब उसमें से क्या? खेलना और कूदना, खेलना और कूदना क्या हो गई आपकी बच्चों? दोनों अगर आप देखेंगे, खेलना कूदना बच्चों आपकी दोनों जगह पर देखेंगे तो क्रिया हो जाएगी। तो खेलती कूदती ये आपकी जो हो जाएगी, ये क्रिया हो जाएगी, ठीक है। खेलती कूदती रहती है, ठीक है। तो खेलती कूदती आपका यहाँ पर जब सेंस देख लेंगे आप लोग, तो इसमें से आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि खेलता कूदना जो है, रहती जो है आपकी है, यहाँ तक का शब्द जो है क्रिया
क्रिया के रूप में, आपका संयुक्त क्रिया के रूप में बनेगा। ठीक है, रहती है, खेलती कूदती एक शब्द है ये, यहां पर एक क्रिया है और रहती दूसरी क्रिया है। तो ध्यान रखिएगा, खेलती कूदती ये एक क्रिया बनेगी, दूसरा रहती। ठीक है, तो रहती है। ठीक है, इसी तरह से आप आते जाते रहिए। ठीक है, आते जाते रहिए, ये पूरा आपका क्या है, दो क्रियाएं हैं, आते जाते, ठीक है, रहिए, एक क्रिया हो गई आपको, यानी दोनों क्रिया मिलकर के संयुक्त क्रिया का निर्माण करें। उसी तरह से चिड़िया उड़ा करती है। ठीक है, तो चिड़िया जो है उड़ा करती है, तो यहां पर उड़ा करती है, ये जो आपकी हो जाएगी, ये क्या होगी, संयुक्त क्रिया होगी। इसी तरह से अब त्यागपत्र दे ही डालो, तो उसमें क्या हो जाएगा, त्यागपत्र है, अब है, तो ये क्या सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और क्रिया दे ही डालो, तो दे डालो आपका, ये दोनों क्रिया है, ये दोनों क्रिया है, देना क्रिया है और डालो भी क्रिया है, तो ये दोनों आपका दे ही डालो जो शब्द आपका है, तो यहां पर ये किस रूप में कार्य कर रहा है, दे ही डालो संयुक्त क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है। इसके अलावा बच्चों देखते हैं, अब लास्ट हम लोगों का है क्रियार्थक संज्ञा किसे कहा जाता है। तो बड़ा ही अच्छा है, इसमें क्या होगा, संज्ञा जो होगी वो क्रिया के रूप में कार्य करेगी। क्लियर, संज्ञा जो होगी वो क्रिया के रूप में कार्य करेगी। यहां पर क्या था, सहायक क्रिया थी, ध्यान रखिएगा, यहां पर सहायक क्रिया थी, यानी कि मुख्य क्रिया की हेल्पिंग वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, जैसे इंग्लिश आपने पढ़ा होगा, एक वर्ब होता है, दूसरा हेल्पिंग वर्ब होता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। यहां पर क्या है, क्रियार्थक संज्ञा, यानी संज्ञा क्रिया के रूप में कार्य करेगी। जैसे देखते हैं, जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तो उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। ठीक, इसी तरह से देखिए, अब क्या करना है, संज्ञा को यहां पर क्रिया के रूप में यूज होगा, तो जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो भाई टहलना क्या है, भाई मेरे भाई, टहलना क्या है, टहलना क्रिया है ना, एक क्रिया करना, टहल रहे हैं, टहलना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगी आपकी। तो टहलना जब क्रिया है तो यहां पर क्या कह रहा है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो यहां पर जो टहलना है क्रिया है ना, यहां किसके रूप में कार्य कर रही है, यहां पे कर्ता के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है टहलना ना। तो टहलना जो शब्द यहां पर शब्द है, ये आपका कौन सा है, ये संज्ञा है, और मतलब यहां संज्ञा के रूप में कार्य कर रहा है, बट है ये क्रिया, टहलना एक क्रिया है, लेकिन यहां पर संज्ञा के रूप में कार्य में लाई जा रही है, सब्जेक्ट के रूप में कार्य। तो यानी अब सीधा सा इसका आसान सूत्र समझिए, समझने के लिए कि बच्चों कि जब कोई क्रिया बतौर संज्ञा कार्य करने लगे, यानी सब्जेक्ट, संज्ञा के का मतलब हो गया सब्जेक्ट के रूप में कार्य करने लगे, तो वहां पर आप समझ लीजिएगा कि वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी आपकी। ठीक है, सॉरी, संज्ञा जो है क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी वो, ठीक, यानी कि क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयोग में ला लेंगे तो क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी वो। ठीक है, तो टहलना यहां पर क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। उसी तरह से देखिए बच्चों, देश के लिए मरना कीर्ति है, ठीक है, मरना कीर्तिदायक है। तो भाई अब देखेंगे इसमें से जरा कि देश के लिए मरना, तो यहां पर जो आप क्रिया देखेंगे इसमें सब्जेक्ट में देखेंगे कि क्या है, देश के लिए, तो ये तो ऑब्जेक्ट हो रहा है, मरना क्रिया हो गई और कीर्तिदायक है। ठीक है, तो यहां पर जब शब्द देखेंगे तो देश के लिए जो आपका सब्जेक्ट है, मतलब जो यहां पे लिखा हुआ है, तो ये तो आपका सब्जेक्ट तो बन नहीं रहा है, यहां पर मरना एक क्रिया है, कीर्तिदायक है अगर शब्द लिखा हुआ है, तो यहां पर जो मरना है बच्चों, मरना डेथ, देश के लिए मरना, तो मरना यहां पर क्रिया है ना, अगर देखा जाए मरना क्या होती है, क्रिया है, लेकिन यहां पर क्या सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है कि देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, अतुलनीय है, या खुशी की बात है, सौहार्द की बात है, जो भी चीजें आप कह लें कि राष्ट्रहित की बात है, कुछ भी कह सकते हैं आप इसमें से। तो देश के लिए मरना कीर्तिदायक है, तो मरना यहां पर जो शब्द है वह क्रिया के रूप में कार्य कर रहा है, क्रिया तो है, यहां पर कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के रूप में, संज्ञा के रूप में कार्य कर रहा है। तो जब भी कुछ शब्द में, जैसे सेंटेंस आपने इसको लिया, तो यहां पर आप देख रहे हैं मरना जो है वो क्या हो रही है, क्रिया है, लेकिन यहां संज्ञा के रूप में, वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही है। तो जहां पर भी, जिस भी वाक्य में आप देखेंगे कि वहां पर जो क्रिया है वह संज्ञा के रूप में अगर कार्य कर रही होगी, तो वो आपकी क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगी।
उम्मीद है कि ये जो क्लासिफिकेशन 6 तरह के आप लोगों ने संज्ञा के संदर्भ में पढ़े, क्रिया के संदर्भ में पढ़े सॉरी, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपको अब ना तो सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामबोधक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और नाम संयुक्त क्रिया और क्रियार्थक संज्ञा के में भेद बहुत स्पष्ट रूप से आप समझ गए होंगे और कोई असुविधा नहीं हो रही होगी। ऐसे ही दोस्तों मेहनत करते रहिए, एक दिन निश्चित तौर से आएगा कि जब एक अच्छी स्थिति में आप पहुंच जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपको डरा नहीं पाएगा और एग्जाम में लगभग 100% क्वेश्चन करके आएंगे, जैसे हमारे बच्चे करके आते हैं ऑफलाइन की क्लासेस में। आप देखेंगे लगभग 100% क्वेश्चंस हिंदी वगैरह के सेगमेंट में कंप्लीट करके आते हैं। तो आप लोग भी, हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों के साथ लगे हुए हैं, आपको उसी रूप में पढ़ाने की भरसक प्रयास में हैं कि जैसे हमारी ऑफलाइन की क्लासेस चलती हैं। तो आप लोग ऐसे ही अपना साथ और अपना प्यार हमारे चैनल के साथ बनाए रखिए। हम लोग आप लोगों के साथ जितना हो सकेगा उतना पूरा न्याय करेंगे। आप लोग भी थोड़ा सा चैनल अपने दोस्तों को और भी शेयर किया करिए, जिससे कि हम लोगों के चैनल को भी थोड़ा प्रमोट हो, बहुत सारे बच्चे जान पाएं। और कृपया करके अगर पॉसिबल हो सके तो जो छोटे एड्स आते हैं उनको स्किप ना किया करें, जिससे हम लोगों का भी थोड़ा सा हित हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।